नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी। बात करेंगे हम यहाँ पर अब नेचुरल गैस की, जहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ कारोबार होता हुआ नजर आया है और नेचुरल गैस ने क्लियरली आउट परफॉर्म किया है ज़्यादातर कमोडिटीज़ को और डेफिनेटली एनर्जी एज अ पैक को। अब यहाँ जो आज की तेज़ी है उसे कैसे देखा जाए, जो ये सिक्लिकल मूव्स आते हैं विंटर्स में, इन्हें कैसे प्ले किया जाए, इस पर करेंगे चर्चा। साथ ही बात करेंगे हल्दी की, जहाँ पर तेज़ी के साथ कारोबार है और ज़्यादातर जानकार यही मानते हैं कि अगला साल यानी कि 2025 में भी हल्दी आपको एग्री कमोडिटीज़ में आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। और फिर बात करेंगे सोने की, जहां पर कुछ तेजी के साथ आज कारोबार है और रुपए की डिप्रिसिएशन का फायदा यहां पर भारतीय इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली हुआ है। अब यहां पर आगे जाकर सोने में किस तरह के क्यूज रह सकते हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा। हमारे साथ इन सब पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा, एनसीडीएक्स टर्मरिक प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के मेंबर पूनम चंद गुप्ता एंड गंगानगर कमोडिटी के एवीपी अमित खरे। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहां पर कच्चे तेल के साथ कर लेते हैं, जहां पर कुछ गिरावट है लेकिन नेचुरल गैस में जिस तरह की तेजी है, तनेजा जी कैसे देखते हैं आप? क्योंकि नियरली 67% की बढ़त के साथ इस साल हमने नेचुरल गैस को आता हुआ देखा है। एज ऑफ नाउ कुछ सिक्लिकल तेजी भी है, नियर टर्म एंड स्लाइटली लॉन्गर टर्म अब किस तरह का नजरिया है? देखिए, चाहे नेचुरल गैस हो या ऑयल हो, मॉलिक्यूल जो होता है वो एक ही होता है, दोनों एक ही जगह से आते हैं। लेकिन अभी जो खास तौर से जो गैस की कीमतें बढ़ रही हैं उसकी मुख्य वजह जो है जो यूरोप में हो रहा है। जो रशिया जो है बहुत बड़ा सप्लायर जो पारंपरिक रूप से पश्चिम यूरोप का रहा है, लेकिन जब से यूरोप को युद्ध शुरू हुआ यूक्रेन को लेकर के, वहां पे जो है उन्होंने काफी देशों ने रूस से गैस लेना बंद कर दिया। लेकिन अभी भी वहां की सप्लाई जारी है और इस समय जो बात चल रही है वो ये कि जो यूक्रेन के माध्यम से जो यूरोप के देशों को गैस जाती है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 31 दिसंबर यानी कल जो है वो एक्सपायर हो रहा है और यूक्रेन ने कहा है वो उसको जो है एक्सटेंड नहीं करेगा। और रूस का कहना है कि अगर वो एक्सटेंड नहीं करते हैं तो जाहिर है वहां गैस नहीं पहुंच पाएगी। उसका नतीजा ये हुआ तमाम अर्थव्यवस्थाएं, चेक है, ऑस्ट्रिया है, वहां पे गैस की बहुत बड़ी किल्लत हो जाएगी और ये एक वजह है कि वहां पे जो गैस की कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं और जो एलएनजी है उसकी कीमतें भी लगातार ऊपर जा रही हैं। पूरे विश्व में कहीं प्राकृतिक या नेचुरल गैस की कमी नहीं है, गैस बहुत उपलब्ध है, लेकिन चूंकि गैस को ले जाने के दो ही तरीके होते हैं, या तो आप उसको एलएनजी शिप के माध्यम से ले जाएं या पाइपलाइन से ले जाएं। अगर पाइपलाइन नहीं है तो आपके पास एक ही विकल्प होता है, वो एलएनजी। और जो कीमतें बढ़ रही हैं हम देख रहे हैं उसकी मुख्य वजह यह है कि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आड़े आती है, क्योंकि तेल को तो तमाम माध्यमों से ले जाया जा सकता है लेकिन गैस को नहीं ले जाया जा सकता। इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो कीमतें जो स्पॉट मार्केट के अंदर वो ऊपर जा रही हैं। जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ज्यादातर जो एलएनजी में भी होते हैं, पाइपलाइन भी होती है, वहां कीमतों में कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दिक्कत आ रही है खासतौर से स्पॉट मार्केट में, या वो लोग जो कि नई तरीके से गैस को खरीदारी करना उसकी चाहते हैं, वहां कीमतें ज्यादा। यही वजह हमने देखी, चाहे वो एशियन मार्केट हो, चाहे वो यूरोपियन इंडेक्स हो, हम सब जगह देख रहे हैं कि गैस की कीमतें ऊपर जा रही हैं। तो नरेंद्र जी, अगर कल यहाँ पर एक्सपायरी है और जिस तरह की बातचीत है, कोई निष्कर्ष यहाँ पर निकलता हुआ नजर नहीं आया है, तो फिर कैसे देखें इन डेट्स को? देखिए, यूरोप में जैसा हम देख रहे हैं, भारत में भी देख रहे हैं, खासतौर से आप दिल्ली में देखिए, आगे की बात यही है कि सर्दी यहाँ बढ़ने वाली है। यूरोप में जो मौसम विभाग वहां भी कह रहा है कि सर्दी बढ़ने वाली है। और अगर आप यूरोप में चाहे देखें, उद्योग देखें, घर देखें, सब जगह जो सर्दियों में जो कंजम्पशन है वो गैस का बहुत बढ़ता है। अमेरिका, कनाडा, सब जगह यही स्थिति होती है। और अगर इस तरह की दिक्कत आती है तो पश्चिम यूरोप के अंदर खासतौर से जो है उनको और ज्यादा एलएनजी जो है वो खरीदनी पड़ेगी। हमने आज ही रिपोर्ट देखी है कि अमेरिका का एलएनजी जो है वो यूक्रेन, ग्रीस के माध्यम से पहुंच रहा है। तो पूरी सब देश कोशिश कर रहे हैं जहां से भी एलएनजी उपलब्ध होती है, गैस उपलब्ध होती है, उसको खरीदो। तो जाहिर है अगर भूगोल के एक हिस्से में इस तरह से मांग बढ़ती है तो चाहे जहां दिक्कत हो या ना हो, सब जगह कीमत बढ़ जाती है। इसीलिए आप एशियन इंडेक्स को उठा करके देखें, $14 पर पहुंची हुई है। उसी तरीके से हमने देखा है कि यूरोपियन इंडेक्स है वो भी काफी ऊपर जा रही है। अगर जाड़ा सख्त पड़ता है और पाइपलाइन की जो इसमें कोई किसी तरह का समझौता यूक्रेन और रशिया में नहीं हो पाता है, तो आने वाले जो महीने हैं उसमें आप देखेंगे, खासतौर से जाड़े के महीने वो गैस की कीमतें ऊपर जाएंगी, क्योंकि गैस तो उपलब्ध है लेकिन उसको जो जहां उसकी जरूरत है वहां कैसे पहुंचाया जाए वही सबसे बड़ी दिक्कत है। और यूरोप तो हमेशा जो पाइपलाइन पे डिपेंडेंट रहा है, और यूरोप जो है अगर वहां गैस की दिक्कत होती है उसका जो रिपरकशन, उसकी जो असर होता है पूरी दुनिया की जो गैस मार्केट है उसके ऊपर पड़ता है। अब यहाँ से आपको लगता है 2025 में भी आउट परफॉर्मेंस बनती हुई नजर आएगी फिर तनेजा जी, जहाँ तक नेचुरल गैस की बात है? देखिए, अब नहीं, मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा, क्योंकि देखिए एलएनजी में काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। चाहे वो भारत में देखें, अमेरिका में भी आपने देखा है, ट्रम्प साहब आ रहे हैं, उन्होंने कहा है और गैस का उत्पादन करिए, एलएनजी शिप्स
उनका निर्माण कोरिया में, जापान में, अन्य देशों में वो भी उनका जो है कंस्ट्रक्शन बढ़ाया जा रहा है। भारत के अंदर भी 4 नए एलएनजी टर्मिनल्स की बातचीत हो रही है। तो कुल मिलाकर चूंकि जैसे मैंने कहा कि गैस की कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल गैस बड़ी उपलब्ध है, उसको लाने की दिक्कत होती है। सबको पता लग रहा है कि जो पाइपलाइन है वो थोड़ा रिस्की होता है। हम देख रहे हैं किस हिसाब से रूस की जो पाइपलाइन है वहाँ क्या हो रहा है। तो रूस की भी जो अब जो है प्राथमिकता ये है कि एलएनजी के माध्यम से गैस को बेचो, वही प्राथमिकता अमेरिका की है। तो ज्यादा से ज्यादा देश एलएनजी में जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि शिप के माध्यम से गैस को पूरी दुनिया के मार्केट में लेके जाया जाएगा। भारत भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मोजाम्बिक में करना है। आपने रिपोर्ट देखी होगी, भारत पेट्रोलियम $11 बिलियन जो है इस तरह के, और इस साथ में ओएनजीसी विदेश वहां पे $11 बिलियन का प्रोजेक्ट है, उसमें निवेश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दिक्कत उसकी नहीं है। दिक्कत यह है कि क्या उतने एलएनजी शिप्स अवेलेबल हो पाएंगे, क्या वहाँ जो स्पॉट मार्केट है उसको थोड़ा सा उसमें संयम आ पाएगा। इसी लेकिन आने वाले 4-5-6 हफ्ते तो दिक्कत होती है। अगर जो रूस और यूक्रेन में कोई संधि नहीं होती इसको लेके कि इसको एक्सटेंड किया जाए, तो आने वाले कुछ सप्ताह में अब बाजार के अंदर बहुत एंग्जाइटी और तनाव देखेंगे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर गैस की कीमतें हैं वो थोड़ा दबाव में आएंगी, अर्थात ऊपर की तरफ जाएंगी। वेल फेयर पॉइंट दैट, यानी कि जो सप्लाई है वो यहाँ पर अच्छी खासी है। ट्रांसपोर्टेशन को लेकर इशू है, एज ऑफ नाउ सिक्लिकल है क्योंकि ठंड पड़ती हुई नजर आ रही है और उसका भी सपोर्ट हमने नेचुरल गैस में आता हुआ देखा है। लेकिन प्राइसेस ऑफ कोर्स आज जोरदार चढ़े हैं, करीबन 10 से 11% की तेजी के साथ यहाँ पर फिलहाल कारोबार। और अगर इस साल की अब तक की बात की जाए तो 60-65% की तेजी यहाँ पर अक्रॉस गैस इन वेरियस टाइम जोन्स हमने बनते हुए देखी है। तनुजा जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ देने के लिए। एंड क्लियरली एक नजर रहेगी यहाँ पर कि यूक्रेन क्या बोलता है यहाँ पर, और फाइनल डिसीजन यहाँ से क्या बनता हुआ नजर आएगा, उसका भी रिएक्शन हम यहाँ पर प्राइसेस में देखेंगे। अमित, आपको क्या लगता है और इंडियन मार्केट्स में अब यहाँ पर इस हफ्ते के लिए नेचुरल गैस में कैसे कारोबार करेंगे? नमस्कार मनीषा जी। तनेजा जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से सारे फंडामेंटल जो है सभी लोगों के सामने, दर्शकों के सामने रखे। बिल्कुल चार्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें अभी शॉर्ट टर्म के लिहाज से और तेजी बाकी है। अगर ट्रेडिंग लिहाज से देखा जाए तो अभी लगभग 12% के आसपास जो है एनजी तेज अभी करंट में स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। करंट भाव पे भी इसमें खरीदारी करें 318-317 की रेंज में, 312 रुपए का स्टॉप लॉस लीजिए। मेरे को लग रहा है इवनिंग सेशन तक या कल तक इसमें 329 तक के भाव जो है देखने को मिल सकते हैं। साथ ही क्रूड ऑयल प्राइसेस को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि यूएस की इन्वेंट्रीज में ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, जिसका कुछ फायदा हमने इस हफ्ते की शुरुआत में कच्चे तेल में आता हुआ देखा। बिल्कुल बेस क्रिएशन हो चुका है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी हमने खरीदारी की सलाह दी थी। आज भी अगर देखा जाए तो 6020-6030 के रेंज में प्राइसेस मिलते हैं तो खरीदारी करके चलना चाहिए। 5980 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 6130 रुपए का अभी इंट्राडे का टारगेट रहेगा, और जो लोग होल्ड कर सकते हैं उनको 6300 के भाव भी मेरे को लग रहा है इस वीकेंड तक देखने को मिल सकते हैं। सोने और चांदी को आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हल्की सी तेजी देखने को मिली है। जो डॉलर इंडेक्स की एक तरफा तेजी हमने पिछले 4 हफ्तों में लगातार बनते हुए देखी है, उसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती हुई नजर आई है, जिसका फायदा हमने यहाँ पर मेटल्स को उठाता हुआ देखा है। कैसे देखेंगे आप इनको अमित, और सोने चांदी में क्या करने की राय है? कल जिस तरीके से एक मुनाफा वसूली हल्की सी गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में देखने को मिली, तो चार्ट थोड़ा सा 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से नेगेटिव अभी बनता हुआ नजर आ रहा है। तो एक बिकवाली का ट्रेडिंग के लिहाज से इंट्राडे में गोल्ड सिल्वर में करना चाहिए। 76,800 के करीब फरवरी वाला गोल्ड में एक बिकवाली करके चले। 77,000 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में 76,400 तक के टारगेट सोने में। वहीं पर चांदी की अगर मैं बात करूँ तो 89,300 के आसपास इसमें भी बिकवाली का ट्रेड कर सकते हैं। 89,800 का स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे में 88,300 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन कल जो इसने ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली दिखाई है, उससे लग रहा है कि 1-2 दिन जो है कीमतों में दबाव में रह सकती है। जी मनीषा। कॉपर में भी यहाँ पर तेजी देखने को मिली है, क्योंकि जिस तरह की गाइडेंस हमने आते हुए देखी है फर्स्ट क्वार्टर 2025 के लिए, माना यही जा रहा है कि जो टीसीआरसी चार्जेस हैं वो यहाँ पर गिरते हुए नजर आएंगे। आपको याद दिला दें कि ये जो करंट क्वार्टर है इसमें टीसीआरसी के जो चार्जेस हैं कॉपर के लिए वो $35 अ टन है। फर्स्ट क्वार्टर 2025 में ये 22-28% गिरकर करीबन $25 पर टन हो जाएंगे। इसका मतलब है कॉपर कॉन्सेंट्रेट की जो अवेलेबिलिटी है उसमें अभी भी कमी है, जिसका कुछ फायदा यहाँ पर कॉपर उठाता हुआ शायद दिखेगा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में। अमित, कैसे दिखते हैं ओवरऑल मेटल्स एज अ सेक्टर में भी? यहाँ पर चीन की तरफ से यूएस क्या करता है, सारे के सारे डेटा यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन डाले हुए हैं, लेकिन क्या इन स्तरों पे कोई ट्रेड अभी बनता है? बिल्कुल काफी अच्छे डिमांड जोन पे कॉपर और एल्यूमिनियम अभी ट्रेड कर रहे हैं। जिंक हालांकि थोड़ा सा ऊपर है, बट कॉपर और एल्यूमिनियम में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी मौजूदा स्तरों से दिखाई दे रही है। 808 के करीब जनवरी वायदा कॉपर में खरीदारी की जानी चाहिए, क्योंकि करंट वायदा ऑलरेडी एक्सपायरी के आसपास ही है। जनवरी वायदा 808 के करीब खरीदें कॉपर। ऊपर में 819 रुपए का टारगेट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में इसमें देखने को मिल सकता है। 803 रुपए का इसका स्टॉप लॉस रहेगा।
वहीं पे एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करें तो 242 के आसपास खरीदारी करें, 240 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 1 से 2 दिनों में 247 तक के टारगेट एल्यूमिनियम में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये दो कमोडिटी मेटल्स की काफी अट्रैक्टिव अभी नजर आ रही है। राइट, तो बाइंग रिकमेंडेशंस यहाँ पर मेटल्स में भी हैं, लेकिन आपको याद दिला दें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ऑलमोस्ट छुट्टी जैसा माहौल है। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स काफ़ी थिन हैं और बुक्स हमने क्लोज होते हुए देखी हैं। नए एलोकेशंस यहाँ पर दूसरे तीसरे हफ्ते जनवरी में आते हुए नजर आएंगे, तो तब तक बहुत कॉशियसली आप यहाँ पर सब जगह ट्रेड करें। वेल, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक का भी समय है। जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की। हल्दी पर होगा स्पेशल फोकस। बात अब करेंगे हल्दी की, जहां पर कीमतों में एक बार फिर तेजी देखने को मिली है। एनसीडीएक्स पर अगर देखें तो भाव एक महीने के हाईज पर हैं। यहां से किस तरह की स्थिति रह सकती है और 2025 में किस तरह के ट्रेंड्स देखने को मिल पाएंगे, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनसीडीएक्स टर्मरिक प्रोडक्ट एडवाइजरी कमेटी के मेंबर पूनम चंद गुप्ता। पूनम चंद जी नमस्कार, शुक्रिया साथ देने के लिए। हल्दी, एक तो आप कैसे देखते हैं 2024 में जिस तरह की उठापटक हमने बनते हुए देखी, और क्या जो ये सभी लोग तेजी की बात कर रहे हैं 2025 में, आप कैसे देखते हैं प्राइसेस? 2025 की अभी जो स्टैंडिंग क्रॉप है वो काफी अच्छी है, मतलब मौसम काफी अनुकूल रहने से कंडीशन काफी अच्छी है। परंतु सर्टन एरिया जैसे महाराष्ट्र में हो या थोड़ी बहुत आंध्र साइड में थोड़ा अधिक बरसात होने से 15 से 20% फसल को कुछ मार भी लगी है। परंतु ऑल ओवर अगर पूरा हिसाब देखा जाए तो आने वाली क्रॉप काफी अच्छी रहेगी। और अभी जो एक्सपोर्ट पिछले दिनों काफी कुछ कम हुआ था, ये जो मतलब उसका एक्सपोर्ट भी बढ़ने की आशा ज्यादा है। सामने रमजान की भी गिराकी निकलेंगी और डोमेस्टिक जो डिमांड भी 3-4 महीने से काफी पुअर थी वो अच्छी निकलने की है। और आने वाला साल 2024 से अच्छा ही रहेगा इसमें। ऑलराइट, तो जैसे कि आपने कहा कि 20 से 25 क्रॉप में कुछ कंसर्न्स हैं और साथ ही साथ एक्सपोर्ट की डिमांड पिछले साल से बेहतर हो सकती है। अगर प्राइसेस यहाँ से बेटर होंगे तो क्या रेंज बनाते हुए दिखेंगे? इसमें तुरंत में 1500 रुपए की तेजी धार रहे हैं। परंतु आगे जो हमारे पास निजामाबाद में नया माल 15 जनवरी के बाद शुरू हो जाता है। अब वो ये जमीन के अंदर की फसल है, अब कैसा क्या माल क्वालिटी आएगी, कितना उतारा आएगा, अगर अच्छा आएगा तो इसमें 1000 से 1500 रुपए एक टाइम पे बढ़ सकते हैं। अगर थोड़ा हल्का भारी माल आता है तो ज्यादा भी तेजी आ सकती है इसमें। तो 1000 से 15 रुपए तक की तेज़ी तो है ही, और उससे ज़्यादा तेज़ी भी बाजार में देखने को मिल पाएगी। साथ ही साथ पूनम चंद जी, किस तरह से आप फ्यूचर्स में ट्रेड को यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि हमने वॉल्यूम सब जगह कम होते हुए देखी हैं। अगर हल्दी में बढ़त की एक्सपेक्टेशन है, आपको लगता है कारोबारी आएंगे यहाँ पर हेज करने के लिए, कि आप वॉल्यूम बढ़ता हुआ देख रहे हैं? इसके लिए आएंगे क्योंकि अभी पिछले साल के लेवल को देखते हुए काफी कम नीचे लेवल पे भाव चल रहे हैं। पिछले साल ऊपर में 204 रुपए गया था, 20,400, और अभी चल रहे हैं 14,400। तो डिफरेंस काफी ज्यादा है। इसमें हेजेस आएंगे कैसे भी, और माल भी एनसीडीएक्स में लगेगा इसमें। ऑलराइट, पूनम चंद जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो ज़्यादातर जो पॉजिटिव्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, वो यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे और तेज़ी की एक्सपेक्टेशन आगे जाके हल्दी में है। जैसे पूनम चंद जी हमें बता रहे हैं कि 1000-1500 रुपये की बढ़त तो है ही, लेकिन अगर और कंसर्न्स आती हैं तो कुछ और तेज़ी की एक्सपेक्टेशन आगे जाकर आप यहाँ पर कर सकते हैं। एग्री कमोडिटीज़ की यहाँ पर बात करते हैं। और अमित, आप कैसे देखते हैं हल्दी को? आज ऑलमोस्ट 1.5-2% की तेज़ी के साथ कारोबार है। बिल्कुल मनीषा जी, लास्ट सेशन में जब हमने आपके साथ डिस्कस किया था तब 13,800 के आसपास के भाव थे, और हल्दी को लगभग एनसीडीएक्स का टॉप जो है परफॉर्मिंग कमोडिटी अभी नेक्स्ट 2025 के लिए डिस्कस करी थी। अभी भी इसमें काफी अट्रैक्टिव जो है चार्ट पे दिखाई दे रहा है, जैसे कि फंडामेंटल भी सपोर्टिव है। तो पहला टिकर जो इसको मिलेगा वो 13,700 के ऊपर है। तो फर्स्ट अभी देखा जाए तो फर्स्ट टारगेट जो इसका रखना चाहिए वो 13,700 का है, और 13,700 के ऊपर अगर प्राइसेस चलते हैं तो 16,500 तक भी इसमें भाव देखने को मिल सकते हैं। तो मौजूदा भाव पे इसमें खरीदारी करें। नीचे में 13,800 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। 14,700 पहला टारगेट, और 14,700 के ऊपर जैसी प्राइस निकलते हैं तो 16,500 तक के भी टारगेट टीएमसी में देखने को मिल सकते हैं।
ओके और साथ ही साथ गुआर एज अ पैक में कैसे देखते हैं, क्योंकि ये साल तो कुछ खास अच्छा गया नहीं, आपको लगता है अगले साल में कुछ पिकअप दिखेगा? बिल्कुल, थोड़ा-सा मोमेंटम दिखेगा, हालाँकि बड़ी तेज़ी की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप उसको हम जो है आगे डिस्कस करते रहेंगे। अभी हाल-फिलहाल 5250 के आसपास जनवरी वाला वार्षिक में फ्रेश खरीदारी की जा सकती है। 5360 5370 रुपए का टारगेट रखें। नीचे में 5200 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखें। वहीं पे ग्वारगन की अगर मैं बात करूँ तो 10,300 जनवरी वायदा का बेस्ट खरीदारी का पॉइंट है। 10,100 इसका स्टॉप लॉस रहेगा। 10,600 इसका पहला टारगेट है और प्राइसेज़ अगर 10,600 के ऊपर निकलते हैं तो 11,000 तक के भाव भी जो है ग्वारगन में देखने को मिल सकते हैं। अमित, ऑफ कोर्स हमने यहाँ पर हल्दी की बात तो की ही है, लेकिन क्या बाकी मसालों में भी तेज़ी की एक्सपेक्टेशन है? यहाँ पर क्या राय है? और अगर 2025 के लिहाज से आप किसी एग्रीकल्चर कमोडिटी को अपना टॉप ट्रेड बनाना चाहेंगे तो वो कौन सी होगी? बिल्कुल, जैसा कि अभी डिस्कस किया, पहले नंबर पे हम हल्दी को रखेंगे। दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो धनिया एक अच्छा जो है ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। अभी भाव 8100 के आसपास है, मेरे को लग रहा है ये काफ़ी अच्छे अट्रैक्टिव भाव है, यहाँ पे भी खरीदारी की जा सकती है। 8000 से 8100 की रेंज में कहीं पे भी जनवरी वायदे के हिसाब से खरीदारी करें। 77 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में पहला जो पॉइंट है इसका 8400 रुपये और प्राइसेस अगर 8400 के ऊपर निकलते हैं तो 8700 तक के भाव भी जो है धनिया में देखने को मिल सकते हैं। जी मनीषा जी। ऑलराइट, और कॉटन में क्या सेंस है आपकी, क्योंकि ये साल अच्छा नहीं गया? हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, भारतीय बाजारों में कॉटन को गिरते हुए देखा, काफ़ी हद तक यही हाल हमने कैस्टर में बनते हुए देखा। तो वो जो इंडस्ट्रियल कमोडिटीज़ हैं, कॉटन, कैस्टर जैसी, इन्होंने अच्छा नहीं किया। ऑफ कोर्स अगर हम दूसरी तरफ रबर को देखें तो यहाँ पर एक पॉजिटिव क्यूज हैं, तो मिक्स्ड एक क्यू यहाँ पर रहा। लेकिन अगले साल के लिए कॉटन में आपको लगता है कुछ सपोर्ट आएगा? क्योंकि हम जिनिंग स्पिनिंग मिल्स वालों से बात कर रहे थे, जिनिंग में अच्छा है, स्पिनिंग में इतना सपोर्ट नहीं है, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको लगता है कि अगले साल एक बेहतर रिटर्न देगी? कॉटन में देखा जाए तो एक मिला-जुला कारोबार अभी नज़र आ रहा है, कोई बड़ा फास्ट मोमेंटम अभी देखने को ऐसा मिले, ऐसा उम्मीद नहीं है। अभी जनवरी वाला एमसीएक्स कॉटन कैंडी की अगर मैं बात करूँ तो 52,280 के आसपास के भाव हैं। इसका जो रेंज मेरे को नज़र आ रहा है, ऊपर में अगर प्राइसेस निकलते हैं तो एक बार 58,000 के आसपास देखने को मिल सकते हैं और नीचे में जो बेस रहेगा उसका 53,000 के आसपास है। तो एक 5,000 की रेंज मेरे को अभी शॉर्ट टर्म में दिखाई दे रही है कॉटन कैंडी में। वहीं पे अगर हम जो है एनसीडीएक्स के कपास की बात करें तो इसका जो रेंज है वो 1450 से लेकर ऊपर में 1600 रुपए की रेंज इसकी हो सकती है। तो कोई बड़ा मोमेंटम अभी जो है इस सेक्टर में दिखाई नहीं दे रहा है। कैस्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये काफी अट्रैक्टिव भाव पे अभी ट्रेड कर रहा है। 6400 का भाव है जनवरी वायदा। इसमें एक अच्छी तेजी जो है एज पर चार्ट दिखाई दे रही है। ऊपर में वापस फिर से 7,000 के भाव भी इसमें बन सकते हैं। जी मनीषा जी। ओके, तो ज़्यादातर यहाँ पर तेज़ी की एक्सपेक्टेशंस हैं जहाँ तक एग्री कमोडिटीज़ है। आपको याद दिला दें फिर से कि आज ये वाला जो हफ्ता है ये थोड़ा सा वीक है एज इन सेंस ऑफ वॉल्यूम्स। यहाँ पर थिन ट्रेडिंग सेशंस हैं, ज़्यादातर अंतर्राष्ट्रीय बाजार ऑलरेडी छुट्टियों पर जा चुका है। वापसी उनकी होगी 3 तारीख तक यहाँ पर, या फिर अगले मंडे ही। तो इस हफ्ते में आपको कॉशियसली यहाँ पर कारोबार करना है। जनवरी एक बार शुरू हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर काफ़ी कुछ है देखने के लिए, और उसके बाद भी बाजार को इंतजार रहेगा 20 तारीख का, जब ट्रंप यहाँ पर ओवरटेक करेंगे और आते से ही किस तरह की वो स्टेटमेंट्स एंड कमिटीज़ बनाते हैं उसका इम्पैक्ट हम आता हुआ देखेंगे। ज़्यादातर जो मनी एलोकेशन है वो यहाँ पर तीसरे हफ्ते जनवरी में होने की तब तक उम्मीद है। तो तब तक यहाँ पर एक चॉपीनेस सभी कमोडिटी मार्केट्स में रह सकती है। और आपने देखा भी है कि डॉलर इंडेक्स में पिछले 4 हफ्ते में लगातार तेजी के बाद इस हफ्ते की शुरुआत काफ़ी सपाट हुई है, 108 के आसपास होल्ड करता हुआ, और उसका फ़ायदा हमने कमोडिटीज़ में आता हुआ देखा है। चाहे एग्रो चाहे नॉन एग्रो कमोडिटीज़, सभी जगह आज थोड़ी सी खरीदारी है। और अमित हमें बता भी रहे हैं कि कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ आप इस हफ्ते काफ़ी सारी कमोडिटीज़ में ढूंढ भी सकते हैं। अमित, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो सारी स्ट्रैटेजीज़ भी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के पास। हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे इक्विटी मार्केट्स का पूरा।